नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर और इंदौर डिवीजन के कमिश्नर पवन कुमार शर्मा जी। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियोज में। शुरुआत सर सवालों से करते हैं कि इंदौर और इंदौर डिवीजन अब पूरी तरह अनलॉक हो चुका है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अनलॉक हुआ है। तो ये जो अनलॉक की प्रोसीजर है, इसमें प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग ज़िलों को लेकर क्या कार्य योजना है और किस तरह अनलॉक की पॉलिसी आपने इम्पोज की है पूरे इंदौर डिवीजन में? हमारी प्रदेश सरकार ने एक अनूठा मॉडल कोरोना में डेवलप किया, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों को साथ मिलकर निर्णय करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी होती है हमारी, ब्लॉक लेवल की भी बॉडी है और ग्राम पंचायत स्तर तक फैसले लिए जाते हैं। चूँकि हर जिले की स्थिति थोड़ी सी अलग है, कोरोना की संख्या की दृष्टि से भी कह सकते हैं और पॉजिटिव रेट की दृष्टि से भी आप कह सकते हैं। 9 अप्रैल को कोरोना कर्फ्यू लगभग आप कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में लागू हुआ था। लगभग बहुत अधिकतर चीज़ें बंद हो गई थी, पर इस बार स्टेट ने कोशिश की थी कि इंडस्ट्री चलती रहे विद लिमिटेड नंबर्स। जब कोरोना का अब नंबर गिरने लगा है तो स्टेट ने 1 जून से फैसला किया कि हम ढील देना शुरू करेंगे। कर्फ्यू आज भी लागू है, इसे आप ढील कह सकते हैं। तो अलग अलग जिले ने अपने अलग अलग फैसले किए संख्या के आधार पर। जैसे खंडवा और बुरहानपुर को अगर देखें तो लगभग 0 की संख्या है। इंदौर से लगे जिले देखें, धार और खरगोन, तो यहाँ 11 और 12 या 13 की संख्या है। इंदौर में संख्या अभी 3 के आंकड़े पे है। तो इस प्रकार वहाँ के उनके साथ बैठकर अलग अलग चर्चा की है। तो इंदौर में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस जारी हैं और खंडवा बुरहानपुर में कम रेस्ट्रिक्शंस हैं। इस प्रकार से निर्णय लिए गए हैं। संक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि अलग अलग स्टेट्स, हम इंदौर डिवीजन है जो 8 जिलों को कवर करता है, तो हमारी इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं जहाँ से जैसे बड़े स्टेट्स हैं तो संक्रमण का खतरा बना रहता है कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करते हैं। तो वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन, जिससे कि जो अभी हम संक्रमण दर को हमने कंट्रोल किया है मध्य प्रदेश शासन ने इतने प्रयासों के बाद, तो वहाँ पर किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस है, आने जाने में टेस्ट है, या ये हम जानना चाहेंगे जो बड़ा इम्पोर्टेंट। देखिए, जो हमारे महाराष्ट्र से विशेषकर लगे 2 जो बड़े जिले हैं, अमरावती और जलगांव, वहाँ पर भी संख्या बढ़ती प्रतीत हो रही है पिछले 8-10 दिनों से। तो अभी वो दोनों बॉर्डर बंद है फॉर जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट गाड़ियों के लिए। परंतु जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि गुड्स के ट्रांसपोर्ट से जीवन जुड़ा रहता है, वो परमिटेड है। अगर किसी व्यक्ति को आना है तो उसके लिए हम आरटीपीसीआर की 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट लेते हैं, परंतु गुड्स वाले को हम परमिट करते हैं क्योंकि व्यापार चलता रहे। अब अगर हम एबी रोड की तरफ आए, सेंधवा से जब प्रवेश करते हैं तो वहां से बहुत हैवी ट्रैफिक आता है, हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं, उसको बॉर्डर पे चेक करना मुश्किल है। तो वहां से गुड्स भी परमिट करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है दोनों स्टेट के बीच में, उससे प्राइवेट गाड़ियां आती हैं, परंतु जब वो विभिन्न शहरों में एंटर करती हैं, यानी बाईं तरफ बड़वानी या दाईं तरफ खरगोन, तो वहां पे उनकी चेकिंग की जाती है। अब जैसे कि ट्रैवल करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, एयरपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट का, लेकिन अनलॉक होने के साथ लोग ट्रैवल भी करेंगे इंटर स्टेट्स, तो हमें प्राइवेट बसेस भी स्टार्ट करनी होंगी या प्राइवेट व्हीकल्स भी, तो उसके लिए कोई भविष्य की कार्य योजना है कि उनके लिए आप कैसे मैनेज देखो, करेंगे? आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है दोनों स्टेट के बीच में। अति आवश्यकता में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से लोग ट्रेवल करते होंगे। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम अमरावती और जलगांव साइड से परमिट कर दें, इसलिए हमारा टारगेट ये कि हम 14 दिन बाद फिर रिव्यू करेंगे। ये परमानेंट नहीं है। 14 दिन बाद और स्थिति अच्छी इधर होगी, उधर भी हो सकता है कि संख्या में कम हो, तो उन दोनों के समावेश के बाद इस निर्णय पर पुनर्विचार होगा। आज यह निर्णय है। दूसरी बात है कि पेंडेमिक से हम डील कर रहे हैं, पूरे लोग सब अपने घर में हैं, कोरोना कर्फ्यू में हैं, जो कि कोरोना कर्फ्यू उसको नाम दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अर्थव्यवस्था पे को भी पटरी पे लाना ज़रूरी है। तो उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अलग अलग कारोबारियों से क्या आपने मीटिंग की है, या कैसे उनको समझाया जाएगा कि हम फिर अनलॉक नहीं करना पड़े और ये स्मूथली चीज़ें चलती रहें? देखिए, इसमें व्यापारों के अलग अलग प्रकार हैं। जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें मास्क हटते हैं, फॉर एग्जाम्पल
रेस्टोरेंट जहाँ पे पब्लिक डाइनिंग होती, खाना होता है, या जो हमारी छप्पन दुकान जहाँ पे लोग रेहड़ी पटरी पे खाते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज कोरोना के फैलाव में रेड एक्टिविटी आप मान सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटी अभी पूरे संभाग में बंद है। जहाँ तक इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है, इस पूरे कोरोना कर्फ्यू के अंदर उन एक्टिविटीज को बंद नहीं किया गया, वो एक मिनिमम संख्या के साथ चलती रही। इससे अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव था, हम जितना कम कर सके वो हमने उसको प्रभावित होने दिया। आईटी इंडस्ट्रीज भी अब ऐसे चलती रही, तो कुछ सेक्टर्स प्रभावित हुए, पर बाकी सेक्टर्स को हमने बचाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा, या हम कहें सबसे विकसित हमारा शहर है। तो लेकिन जब हम लास्ट ईयर जब मार्च में कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन हमने इम्पोज किया था, तो सिर्फ बहुत कम, शायद 60 के लगभग ही पर डे आरटीपीसीआर या कोरोना की टेस्टिंग होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, लगभग 2000 के लगभग हम पर डे टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के। तो ये टारगेट सर आपने 60 से 2000 का टारगेट कैसे अचीव किया, ये जानना चाहिए। मैं दो चीज़ें बताऊंगा। इंदौर में भी लगभग रोज 10,000 टेस्ट हो रहे हैं। पहली बात जी कि लास्ट ईयर हमारी अपनी लैब में टेस्टिंग की कैपेसिटी लगभग 60 थी। उसमें फिर नई बायोसेफ्टी कैबिनेट मशीन खरीदी गई और आरटीपीसीआर की मशीनें खरीदी गई, तो हम उस कैपेसिटी को 60 से बढ़ाते बढ़ाते आज लगभग 2000 पर हम लेके आए हैं। पर इंदौर में पर डे जो टेस्टिंग है, शासन का टारगेट 7,500-8 हजार है, हम 9,000 के करीब अभी कलेक्शन कर रहे हैं। और पूरे संभाग में देखें तो 13 से 14 हजार की हमारी कैपेसिटी पर डे सैंपलिंग है। तो जो और प्राइवेट लैब्स भी हैं, उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी को एनहेंस किया है। मध्य प्रदेश सरकार, मुझे लगता है कि शायद इस मामले में सर्वश्रेष्ठ होगी पूरे देश में, कि हम 24 घंटे में रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। तो हम अपनी कैपेसिटी 2000 मेरी इंदौर लैब की है और लगभग 700-800 खंडवा लैब की है। उसके पश्चात हम प्राइवेट से कराते हैं और पूरे 8 जिलों के जो रिजल्ट है, हम कोशिश करते हैं कि आज सैंपल लिया है तो कल दे दें। जो हमारे 8 जो जिले हैं, उसमें जैसे धार है, आपका अलीराजपुर है, ये कुछ बैकवर्ड स्टेट्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग बढ़ाने के लिए, और लोगों को कहीं ना कहीं डर भी हम देखते हैं कि वो आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना चाहते, या उनको सोचते हैं कि हमें सिर्फ नॉर्मल बुखार है। तो ऐसे बैकवर्ड जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत पड़ी आपको? देखिए, अभी सेकेंड वेव के दौरान रिलेक्टेंस फर्स्ट वेव से कम था। फर्स्ट जब वेव आई थी तो लोगों में बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंस था और वो टेस्ट नहीं कराते थे। परंतु सेकेंड वेव में, जैसे मान लो अलीराजपुर और झाबुआ करें, वहाँ से भी रोज 700-800 टेस्ट और सैंपल मिल रहे हैं। इसमें एक और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होता है जो उसी समय स्लाइड में हो जाता है, तो हम 50% रैपिड एंटीजन पे कर देते हैं, 50% आरटीपीसीआर पे करते हैं। अब बात करते हैं इलाज की। आरटीपीसीआर के बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है, तो हमने देखा कि इंदौर में पिछले 4 महीने में या इस लहर के पहले कई हॉस्पिटल्स प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट ने खुद प्रयास किए। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसके पीछे क्या मंशा थी, कैसे इसको डेवलप किया गया, और इन फ्यूचर क्या ये सिर्फ कोविड के लिए काम करेगा, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, लास्ट ईयर जब जून में हमने आकलन किया तो हमारी बेड कैपेसिटी उस समय 300-400 की थी। तो हमने 1.5-2 महीने के प्रयास से ही अगस्त में हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो ओरिजिनली सुपर स्पेशलिटी के लिए होगा, पर भी कोरोना की महामारी को देखते हुए हमने कोरोना के लिए उसका इस्तेमाल प्रारंभ किया। साथ ही हमारे जो अन्य हॉस्पिटल्स थे, उनमें भी ऑक्सीजन लाइन डलवाई। उसका प्रभाव ये हुआ कि इस बार हम सरकारी तंत्र में, जब वेव 1 में हम 300, 400, 500 पेशेंट ले पा रहे थे, इस बार हम 1200 पेशेंट की कैपेसिटी सरकारी तंत्र में इंदौर में हमने जनरेट की। ऐसे ही 400 की कैपेसिटी खंडवा में जनरेट हुई, खंडवा मेडिकल कॉलेज और सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। तो सरकार ने पिछले सितंबर-अक्टूबर के समय से दिसंबर तक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लाइंस डाली और हमने ऑक्सीजन टैंक लगवाए। उसकी वजह से हम लोग इस बार इंदौर में, जहां पिछली बार 650 का पीक था, इस बार लगभग 1900 का पीक था, पर हम पलंग उपलब्ध करा पाए। इस बार हम 8,500 पलंग, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स के भी लगभग 100 अस्पतालों का कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट के 5 अस्पतालों का कंट्रीब्यूशन है, हम इंदौर जिले में दिला पाए और पूरे संभाग में 14,000 पलंग हमने ऑक्सीजन के साथ तैयार किए। ये सरकार की लगभग 6 महीने की मेहनत की उपलब्धि है।
अगर हम असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। बिजली तूफान जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें। लेकिन सिर्फ अंदर जाना काफी नहीं है, आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी। खिड़की दरवाजों से दूर रहें, उन्हें बंद रखें तथा बालकनी, बरामदे और छत पर ना जाएं। पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं। मौसम खराब होने पर इन्हें ना छुएं। नहाएं नहीं तथा हाथ, कपड़े, बर्तन इत्यादि ना धोएं। तार वाले फोन का उपयोग न करें। दीवार आउटलेट से नहीं जुड़े कॉर्डलेस और मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। बैटरी बचाने के लिए SMS का प्रयोग करें। बिजली तूफान से पहले सभी विद्युत उपकरणों के प्लग निकाल दें और AC बंद कर दें। लगे हुए विद्युत उपकरण या तारों के संपर्क से बचें। आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या जो गवर्नमेंट से के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अगर कोई पेशेंट, कोरोना पेशेंट एडमिट होता है तो उसे क्या बेसिक सुविधाएं मिलती हैं कि कैसे उसको पैसे का भार नहीं पड़े, तो क्या एक बेसिक क्या सुविधाएं उनको मिलती हैं? मैं इस मामले में कहूँगा कि हमारे सरकारी अस्पतालों में सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं हैं। दवाई है तो सबसे अधिक मात्रा में हमारे हॉस्पिटल्स में होती है और पूरा इलाज मुफ्त होता है। एंट्री से लेके एग्जिट तक देयर इज नो चार्ज। तो इसलिए हमारे हॉस्पिटल्स सबसे पहले भरते हैं। जो दूर दराज के इंदौर का, मैं एक और कहूँगा, इंदौर वास्तव में मालवा की राजधानी है, तो लगभग 30% से 25% लोग आसपास के जिलों के आते हैं और ना सिर्फ इंदौर संभाग के वरन उज्जैन संभाग से और कुछ भोपाल संभाग के जिलों के भी लोग हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो टोटल हम लोग सबको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं देते हैं और सारी बिना चार्ज के होती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है तीसरा के 6 फीट दूरी, मास्क है ज़रूरी, अब है नया वैक्सीनेशन भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो वैक्सीनेशन को लेकर शहरों में नहीं लेकिन गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की भ्रामक चीज़ें सुनने में आती है कि वैक्सीन से ये प्रॉब्लम है या वैक्सीनेशन कराने पर कुछ तरह की प्रॉब्लम है। तो प्रशासन या एज ए एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, या कैसे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों तक जाके प्रेरित किया जाए कि भाई पूरे इंदौर डिवीजन के हर एक लोग या हर एक जो भी रहने वाले वो सब लोग वैक्सीनेट हो जाए? देखिए, इनिशियली वैक्सीनेशन के प्रति थोड़ा विरोध था, कम लोग आ रहे थे, परंतु जैसे आज इंदौर जिले की देखें तो लगभग 11 लाख वैक्सीन लग चुकी हैं जी, और संभाग में वैक्सीन अच्छी मात्रा में लग रही है। अभी भी हमारे कुछ ट्राइबल क्षेत्रों के बारे में ऐसा सुनने के आता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत विरोध है, परंतु अभी जो हमारे सरकार का मॉडल है कि लोकल लीडर्स, सरपंच और जो हमारे वहाँ के समाज के बड़े जागरूक इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको इन्वॉल्व करके जन जागरण के प्रयास किए जा रहे हैं। जो कामकाजी लोग हैं जिन पे समय कम होता है उसके लिए इंदौर में जैसे ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। तो हम सब तरह के प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध हो रही है और तेजी से उपलब्ध हो रही है, हम भी उसी तेजी से लगा पाएंगे और ये कोरोना की लड़ाई में मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित होगा। ये तो सर हुई कोरोना की या नेगेटिव बातें हुई। अब इंदौर और मालवा और ये जो पूरा डिवीजन है ये बड़ा प्रोग्रेसिव एरियाज है, तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस पेंडेमिक के कारण सब जब सारी गतिविधियां रुकी तो क्या क्या प्रोजेक्ट लंबित हुए और उनको वापस से कैसे बूस्ट अप या चार्ज अप किया जाएगा? देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करूँगा, वास्तव में प्रोजेक्ट बहुत लंबित हुए। जैसे इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर चल रहा है। लगभग पिछले साल नवंबर तक उसका कोई रिव्यू हम बहुत नहीं कर पाए, सारी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी रुकी थी कंस्ट्रक्शन की। दिसंबर से उस पर फिर काम आरंभ हुआ और फरवरी मार्च में गति आई, परंतु फिर कोरोना आपको पता है कि जैसा बढ़ गया तो फिर लगभग सेकेंडरी चीज़ें हो गई। अब फिर से उनको गति देना है। बहुत से प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की स्टेज में है, बहुत से प्रोजेक्ट
इस स्टेज में है कि उनका उपयोग आरंभ किया जा सकता है, और बहुत से प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेजेस में हैं। सिमिलरली जैसा आपको पता है कि इंदौर वाटर प्लस के लिए प्रयासरत है, देश की सबसे स्वच्छतम सिटी में हम बैठे हैं। उसके लिए एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट इंदौर ने लिया था कि सीवर लाइन पूरे इंदौर की समाप्त मतलब डाली जाए, जिससे जो खुले में शौच की एक बहने की प्रथा है वो समाप्त हो जाए। सब समस्याओं के बावजूद उस पर हम लगे रहे और हम फरवरी माह तक उसको लगभग पूरा कर पाए। अभी वाटर प्लस का सर्वे होना है और हमें उम्मीद है उसमें भी हम देश में प्रथम आएंगे और देश का पहला शहर होंगे कि जिसमें सीवरेज का भाव 0 हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स अफेक्ट तो हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, डिले होगी ही, आप इसको मान सकते हैं, परंतु अब हम सोच रहे हैं कि उसको फिर प्रायोरिटी पे लेंगे और स्पीड अप करेंगे। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बड़ा, प्रधानमंत्री जी का भी एक स्वप्न है कि पूरे भारत में इतनी स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। तो स्मार्ट सिटी में इंदौर में किस तरह से क्या डिफरेंट चीज़ें, या क्या स्मार्ट सिटी में हम देखेंगे इंदौर में, जब इस पैंडमिक से हम थोड़ा पार पा लेंगे या इसको हम कम कर देंगे, जब जनजीवन सामान्य पे आएगा, तो स्मार्ट सिटी इंदौर में हम क्या चेंजेस देखेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी इंदौर में एफोर्डेबल हाउसिंग के यूनिक प्रोजेक्ट्स और हाउसिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, जिससे जो शहर में स्लम्स होते हैं या कम राशि पर मकान लेना चाहते हैं उनको हम मकान उपलब्ध करा जाए। इंदौर एक ऐतिहासिक शहर है, जैसे आप जानते हैं जी। इसके एक बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इमारतें हैं जो बहुत खराब स्थिति में थी, उनका संरक्षण भी स्मार्ट सिटी में लिया गया है। जैसे मान गांधी हॉल है, गोपाल मंदिर है, ऐसे स्थलों को भी लिया गया है जिनका जीर्णोद्धार चल रहा है, वो भी लगभग कंप्लीशन की स्टेज पर है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के अंदर सीवरेज प्लांट भी लिए गए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि मैंने जैसे बताया था पूर्व में कि इंदौर शहर सीवरेज के बहाव को समाप्त करना चाहता है जी। तो सीवरेज के पानी को कलेक्ट करके, पूरे सीवरेज को ट्रीट करके और साफ पानी को पुनः नदी और नाले में, जो हम नदी पुनर्जीवन 2 सरस्वती और कान नदी हैं, उनका हम पुनर्जीवित इंदौर कर रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स सारे लिए गए हैं और कुछ कंप्लीशन पे हैं और कुछ कंप्लीट की अलग स्टेजेस पे हैं, बट जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अभी आपने बताया वाटर प्लस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर प्लस? ये क्या, एक जो आपने बताया वाटर प्लस, तो इंदौर के बारे में, वाटर प्लस के बारे में भी थोड़ा। देखिए, सरकार ने कंपटीशन की भावना जागृत करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग अवार्ड्स या आप कर सकते हैं मापदंड रखे गए हैं अच्छे कार्य के लिए। वाटर प्लस में पानी के देने के साथ साथ सबसे बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है कि पूरे शहर का जो सीवरेज है जी, वो खुले में ना बह रहा हो जी। उसमें खुले में शौच न करना एक चीज है और सीवरेज ना बहना दूसरी चीज है। तो इंदौर एकमात्र सिटी मध्य प्रदेश की है जो वाटर प्लस अवार्ड के लिए प्रयासरत है, क्योंकि हमने ये काम पूरा कर लिया है। एक और चीज मुझे बताते हुए खुशी होगी कि अभी लगभग 180 किलोमीटर की पानी की लाइन ट्रीटेड वाटर की डाली है। तो जो आप इंदौर में बड़े बड़े फव्वारे चलते हुए देखते हैं, उनके अंदर ट्रीटेड वाटर सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा कुछ जगह शहर से लगे हुए खेतों में भी ट्रीटेड वाटर सप्लाई का काम हम आरंभ करने जा रहे हैं। इस तरह से ट्रीटेड वाटर को हम नदी में डाल के पुनर्जीवित करेंगे, नदियों को पुनर्जीवित करेंगे और शहर में जहां हम पॉसिबल है गार्डनिंग में और फव्वारों में उसको उपयोग करेंगे। बिजली गिरने से कई लोग दीर्घकालिक चोट या विकलांगता से पीड़ित हो जाते हैं। बिजली की चोटों के संकेत और लक्षण इस प्रकार हैं: बहरापन या दृष्टि खोना, त्वचा का जल जाना, सांस लेने में तकलीफ, तेज या अनियमित दिल धड़कना, सीने में दर्द, सिर दर्द, भ्रम या चक्कर आना, अस्थायी पक्षाघात या मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, अकड़ होना, बेहोश होना, नाड़ी कमजोर या ना होना, दिल का दौरा। बिजली से घायल व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने से उसकी जान बच सकती है। प्राथमिक उपचार देते हुए एम्बुलेंस बुलाएं और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाएं। तैयारी में ही समझदारी। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। बात करते हैं हम फिर से संक्रमण पे आते हैं, कोरोना पे आते हैं कि अभी जो हम देख रहे थे लास्ट कुछ दिनों पहले के जो ट्रेंड थे कि हमारे जो 8 ज़िले हैं वहाँ पे कहीं कहीं 20% प्लस संक्रमण का रेट था, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था।
लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से या पिछले दिनों से हम जो आंकड़े देख रहे हैं उसमें जो अलीराजपुर है, झाबुआ है, खंडवा है, बुरहानपुर है, वो सिंगल डिजिट के बाद अभी कल या कुछ दिन पहले तक 0 पॉजिटिविटी रेट हो गया, वहाँ पे एक भी पॉजिटिव नहीं था। तो ये 25% या 25% जो संक्रमण की दर थी उसको आप 0 पर लेके आए, तो आपके क्या प्रयास थे या कैसे आपने काम किया, क्या मैनेज किया कि जिससे हम 0% पे आ गए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए, संख्या घटाने का पहला सिद्धांत है संक्रमण को रोकना जी। संक्रमण को रोकने का सबसे आसान उपाय है कोरोना कर्फ्यू या लोगों का मेलजोल बंद कर देना। ये पहला सरकार ने फैसला किया। दूसरा, जितने भी लोग पॉजिटिव हैं उनके सभी कांटेक्ट को ट्रेस करना और उनकी सैंपलिंग करना। जी। अगर वो बिना लक्षण के हैं उनको आइसोलेट करना। अगर घर में व्यवस्था है तो मध्य प्रदेश में होम आइसोलेशन का ऐप है, तो वो अपने घर में अलग रह सकता है, परिवार के साथ अलग कमरे में भोजन ले सकता है, पर मिलेगा नहीं। हमारे डॉक्टर्स 2 बार उसको फोन करते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है। अगर स्थिति खराब होती है तो एम्बुलेंस से हम सीधा हॉस्पिटल ले आते हैं। जी। अगर किसी में लक्षण है तो उसको सरकारी अस्पताल मतलब अस्पताल में लेके आना और उसका इलाज कराना। जी। और इस तरह से संक्रमण को रोकना ही इसका एकमात्र इलाज है। तो कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से, रेस्ट्रिक्शन के माध्यम से, होम आइसोलेशन के माध्यम से और कोरोना के इलाज के माध्यम से इस संक्रमण दर को आप देखेंगे लगभग 2 महीने के अंतराल में ही हम जहां 20-25% से वहां से 1% से कम ले पाए हैं। तो ये सरकार की लगभग सभी एजेंसीज, जी, समझ लीजिए पिछले 2 महीने में एक ही काम था कि कोरोना का कंट्रोल करना है। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे मुख्य सचिव महोदय या एसीएस हेल्थ, सबके नेतृत्व में हम इसको अचीव कर पाए। लेकिन इंदौर की अगर मैं बात करूं तो इंदौर में जो संक्रमण की दर है वो ग्रेजुअली कम हुई थी, लेकिन अब कुछ एक ठहराव सा है। तो इंदौर में क्या कारण है कि अभी भी संक्रमण उतना बना हुआ है? कोई स्पेसिफिक कारण या कैसे इसको कम किया जाएगा? देखो, इंदौर एक महानगर है जी। और महानगर के अपने कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। आप उनको वर्किंग एक्टिविटीज कहो, बिजनेस एक्टिविटीज कहो या अन्य चीजें। तो यहाँ भी पहले 1900 के करीब पॉजिटिव, 1850 के करीब पॉजिटिव था 25 अप्रैल को। जी। अभी लगभग 300 साढ़े 300 के करीब हम आ गए हैं। ये भी घट रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिन में इसको भी हम 100 से नीचे ले आएंगे। अभी आपने बताया कि अभी 15 दिन तक तो कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढील है, ढील के बाद फिर से और कुछ हमें ईज ऑफ पे जाना पड़ेगा और ज़्यादा ढील देनी पड़ेगी। तो लोग मार्केट में आएंगे, अलग अलग जगह पे रेस्टोरेंट्स भी ओपन हमें करना ही है। तो कोई प्लानिंग है, कोई मास वैक्सीनेशन की प्लानिंग है, या कैसे अगर फिर से संक्रमण बढ़ना लगे, अगर वापस से लोग रोड पर आएंगे तो उसके लिए कोई प्लानिंग की गई है कि इन फ्यूचर के हम फिर से इस संक्रमण को स्थिर रख पाए? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन कोरोना कर्फ्यू की बात की है जी। कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तय करेगी। जी। खंडवा बुरहानपुर में 0 है तो वहां की कमेटी ज्यादा ईज करेगी, ज्यादा खुलाव होगा। और इंदौर में अगर आज हम मानते हैं 300 है तो कम खुलाव होगा। हम लगभग 7 से 14 दिन के बीच में इस स्थिति का पुनः आकलन करेंगे। जी। डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी आकलन करेगी, स्टेट भी आकलन करेगी। वो कहेंगे कि नहीं, आपका संक्रमण और कम हो रहा है तो ज्यादा एक्टिविटीज खोल जाएंगी। जी। अगर लगेगा कि नहीं, स्थिर है या बढ़ रहा है तो एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट होंगी। तो ये एक तरह से हमारी सरकार ने पूरे सभी जिलों को ओपन किया है। स्टेट की तरफ से सिंगल लॉकडाउन ना करने की बजाय या सिंगल रिलैक्सेशन ना करने की बजाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जनप्रतिनिधिगण बैठते हैं, माननीय मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, कलेक्टर्स हैं, वो सब बैठते हैं, चर्चा करते हैं, हम भी चर्चा करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं नहीं, ये रेस्ट्रिक्शंस हम खोल देते हैं, इनको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं और इनको कम भी कर सकते हैं। यह निर्णय, यह डिपेंड करेगा कि आगामी 10 दिन में संक्रमण की दर क्या रहती है। बात करते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स की। अभी आज भी हमें पढ़ रहा था कि जो भी बंद हो गए थे ऑक्सीजन प्लांट्स को सब जगह स्टार्ट किया जा रहा है। तो आपके जो पूरा एरिया है, 8 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट्स अभी कितने कार्यरत हैं, कितने काम कर रहे हैं? और इन फ्यूचर अगर हम किसी और नई लहर का सामना करते हैं
तो क्या हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए रहेगा, या कितने हम आत्मनिर्भर हैं अपने ऑक्सीजन प्लांट्स को लेके पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट्स में? देखिए, इंदौर की अगेन इसमें स्थिति थोड़ी भिन्न है जी। इंदौर को न सिर्फ अपने 8 जिलों को जी, इंदौर संभाग के, वरन उज्जैन संभाग के लगभग सभी जिलों को, और कुछ दूर के भोपाल के हरदा तक जिलों तक को ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई होती है। जहाँ तक लिक्विड ऑक्सीजन है, बड़े बड़े जितने अस्पताल हैं, हमारे सभी सरकारी अस्पताल, खंडवा का हॉस्पिटल, अरविंदो हॉस्पिटल, इन सब में लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट है जो बाहर से लिक्विड आती है। जो एएसयू के प्लांट्स हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि इस वेव के दौरान जो मित्तल का प्लांट पीतमपुर का था जो 4 साल से बंद था, उसको आरंभ कर दिया गया दोनों प्लांट, तो वहां से लगभग हमको 400 सिलेंडर उपलब्ध होने लगे, तो उससे हमारी स्थिति थोड़ी ठीक हुई। एक दूसरा, आगामी वेव को देखते हुए अभी सब जिलों ने समझ लीजिए ऑक्सीजन प्लांट को प्रायोरिटी नंबर 1 रखा है। जैसे धार ने 9 ऑक्सीजन प्लांट प्लान किए हैं, खरगोन ने 6 ऑक्सीजन प्लांट नए लग रहे हैं, इंदौर में 23 ऑक्सीजन प्लांट विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर लग रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में 1 लग रहा है, 4 नए लिक्विड टैंक सरकारी जो मेरे एमजीएम ग्रुप के मेडिकल कॉलेज है उसमें लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 57 ऑक्सीजन प्लांट्स प्लानिंग की अलग अलग स्टेज पर हैं। उम्मीद है कि आगामी 1 से 2 महीने के अंदर ये सब लग जाए। इससे उम्मीद है कि लगभग 27 टन के करीब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमको एयर सप्लाई यूनिट से प्राप्त होगी, तो हम संभाग के लगभग सभी जिले बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इंदौर की पर डे रिक्वायरमेंट 110 टन के करीब है, बाकी हम लिक्विड से पूर्ति करते हैं, पर इनके प्लांट्स लगने से वो भी बहुत कम आवश्यकता हो जाएगी, तो एक बहुत अच्छी स्थिति में हम रहेंगे। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे पवन कुमार शर्मा जी, इंदौर डिवीजन के कमिश्नर, जिन्होंने हमें अपनी विस्तृत चर्चा में हमें बताया कि किस तरह कोरोना कर्फ्यू इम्पोज किया गया, उसके बाद अब अनलॉक किया गया, और कैसे इन फ्यूचर हम धीरे धीरे चीज़ों को नॉर्मलाइज या सामान्य की ओर बढ़ेंगे। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
महाराज गजब सिंह पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। सेनापति जी हुजूर, हम आ गए हैं? आप आ गए। अबे चुप, बीच में टांग मत अड़ा। अबे हम आ गए, लेकिन मंत्री जी अभी तक क्यों नहीं आए? आप अबे ये क्या कर रहा है? पेट में एसिडिटी हो रही है क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं? महाराज, अभी आपने ही तो आदेश दिया मुझे मुंह बंद रखने के लिए। वो तो इसलिए तू बिना जाने हमारी बात में टांग अड़ा रहा था। अरे तू अपना थोबड़ा नहीं खोलेगा तो हमें जानकारी मिलेगी कैसे? तो मैं बोलूं महाराज? अबे उगल, जल्दी से उगल। महाराज, सुबह से कुछ खाया नहीं तो घूमू कैसे? अरे यार, मैं क्या करूं इसका? महाराज, ये बहुत आज्ञाकारी है। आपकी आदेशों का पालन कर रहा है ये। वाह, हमें ऐसे ही आदमी अपने दरबार में चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, ये जवाब देगा नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा? महाराज, आइडिया नंबर 366, घूसा। आप इसकी पीठ पर एक जमकर घूसा रखिए, तब बोलेगा ये। घूसा फूक, घूसा। मैं क्या बोलूं महाराज? यही कि अभी तक मंत्री जी क्यों नहीं आए? महाराज, वो कुछ देर पहला इधर से आए थे, अब घूमते हुए इधर गए हैं। शायद उनका सुबह से सर चकरा रहा है। सर चकरा रहा था तो उनको घूमना चाहिए था, वो चले क्यों गए? अरे ये तो सचमुच घूम रहे हैं। सेनापति, इन्हें पकड़कर हमारे सामने हाजिर कर। जो हुक्म महाराज। दरबार, मंत्री जी हाजिर हो। मंत्री जी हाजिर हो। अरे यार, ये घुमक्कड़ मंत्री हमारे सामने ऐसा क्यों खड़ा है? इसको बोलो हमारे सामने मुंह करे पीट नहीं। जो हुक्म महाराज। मंत्री पीछे मुड़। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, पेट में बड़ी गड़बड़ी हो रही है महाराज। पेट में गड़बड़ी हो रही, लेकिन हमने तो सुना था आपका सर घूम रहा है, चकरा रहा है। अब महाराज, पेट में दर्द होगा तो सर तो चकराएगा नहीं। महाराज, मेरा तो दिमाग भी खराब हो रहा है महाराज। आपका दिमाग भी खराब हो गया? तो फिर आप प्रजा की जानकारी कैसे लेते हैं? क्या प्रजा अपनी जगह पर सही है? अरे महाराज, वो तो वैसे ही बढ़िया चल रही है, आप उसकी चिंता मत करिए। क्या? वाह, आपके जैसे प्रधान के रहते हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई सुनो, राजा होने के नाते हमारी भी वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, बोले जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी। हाँ महाराज, आपकी पूछने की और हमारी बताने की, और प्रजा को इससे क्या लेना देना, वो तो वैसे ही पड़ी रहती है। तो ठीक है, हम पूछते हैं, प्रजा के क्या हाल चाल है? वाह,